आप इसको प्रॉब्लम ही समझिए। इंडिया के अंदर में क्या होता है कि जब तक हमको किसी चीज़ के सिम्टम्स ना दिखें तब तक हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो यही हुआ था, दैट वाज द एक्चुअल कॉज की। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं फिटनेस मीडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन्स के बारे में। नए जो म्यूटेंट वेरिएंट्स निकल करके आए हैं, ऐसे वेरिएंट्स जिन्होंने मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ऐसे वेरिएंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को अफेक्ट किया, ऐसे वेरिएंट्स जिन्होंने एकदम से डेथ के रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि जैसे वायरस हैं, वायरस इस तरीके के पार्टिकल जो कि सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, और वायरस को क्या है, कनेक्टिंग लिंक माना गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ये सारी बातें मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो कोरोना वायरस वाली जो है उसमें बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। तो ज़रा चीज़ों को इस तरीके से समझिए कि लिविंग और नॉन लिविंग जो रहे, इनके बीच में जोड़ने वाली जो कड़ी रही, दैट इज़ एक्चुअली द वायरस, राइट। अब वायरस जो रहा, वायरस क्योंकि पर्सन टू पर्सन फैलता है, हम सारी की सारी बातें कोरोना वायरस के रेस्पेक्ट में रह करके करेंगे। तो जैसे कि कोरोना वायरस को फैलाने वाला जो एक्चुअल में वायरस था, दैट वाज द SARS-CoV-2। ओके, अब SARS-CoV-2 दैट वाज द वाइल्ड स्ट्रेन, राइट। वाइल्ड स्ट्रेन, या आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल स्ट्रेन था। ओरिजिनल स्ट्रेन के अंदर में म्यूटेशंस हुए, और उन म्यूटेशंस के होने के साथ साथ में क्या हुआ, उसके दूसरे वेरिएंट्स तैयार हुए। आप इस तरीके से समझिए कि दैट वाज द वाइल्ड स्ट्रेन और ओरिजिनल स्ट्रेन। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था म्यूटेशन, जिससे इसके दूसरे क्या बने, दूसरे लीनिएज बने, दूसरे वेरिएंट्स बने, राइट। आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि ये क्या हुआ, म्यूटेशन। नाउ अब ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ बनी थी B1.1.617 वाली, ये एक तरीके से आप म्यूटेशन होने के बाद में वायरस का एक नई फॉर्म निकल करके आई थी। मैं आपको बताऊंगा म्यूटेशन क्या हुआ, एंड देन फर्दर इसी सेम म्यूटेशन के बाद में जो वायरस आया था, इसके अलग अलग वेरिएंट्स बने, राइट। ये वेरिएंट्स इसके इस तरीके से कि B.1.6171, 6172 एंड 6173, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि म्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है और वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि वायरस जिस तरीके से पूरे पॉपुलेशन में फैलेगा, वायरस क्या हुआ कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब फैलता है, तो फैलने के साथ साथ में इसके अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं, इसके अंदर में कुछ चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस को म्यूटेशन बोला गया, राइट। और म्यूटेशन होने के बाद में नया वायरस पुराने वायरस से थोड़ा सा अलग हुआ। अलग हो सकता है उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, अलग हो सकता है उसके नेचर के बिहाफ पर, या उसमें और भी छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं जो कि वायरस को और ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, पॉपुलेशन में स्टे करने के लिए, नए इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, उसको बनाते हैं इफेक्टिव कि वो कई एंटीबॉडीज से लड़ सके, वो किसी भी तरीके की ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में अपने आप को स्टे कर सके। तो नई फॉर्म जो बनी म्यूटेशन होने के बाद में, दैट आर नोन एज द वेरिएंट्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज द म्यूटेशन, राइट। ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है। तो वाइल्ड स्ट्रेन में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन के बाद में ये जो नई फॉर्म्स बने, दीज ऑल आर द वेरिएंट्स ऑफ वायरस, ठीक है। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये वेरिएंट्स ही थे विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वेव that was taken place in India, या that was originated in India। जो सेकेंड वेव आई थी, जो कि इतनी ज़्यादा डेडली सेकेंड वेव हुई थी कि जिसने हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा दिया था, जिसने मोर्टेलिटी रेट बढ़ा दिया था, जिसने ज़्यादातर यंग एज के पीपल को अपने क्या कर लिया था, गिरफ्त में लिया था। उसके लिए जो एक्चुअल रीज़न रहे थे वो यही वेरिएंट्स रहे थे। और इन वेरिएंट्स में भी जो था, दैट वाज द B6172, दैट वाज अ डेल्टा वेरिएंट, ओके। ये डेल्टा वेरिएंट था, दिस वन वाज द अल्फा वेरिएंट, एंड वो अलग तरीके से रहा। तो ये सारे के सारे वेरिएंट्स रहे। जो हेल्थ एसोसिएटेड बॉडीज़ हैं, पहले तो उन्होंने इसको इस तरीके से नंबर्स दिए थे, एंड देन उसके बाद में उन्होंने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया था इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। वायरसेस कई तरीके के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इस तरीके से सब में अलग अलग तरीके से क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, और ये वाइल्ड स्ट्रेन के क्या बनते हैं, वेरिएंट्स बनते हैं। तो
जैसे कि आपने देखा कि ये एक्चुअल में क्या रहा था, ये एक्चुअल में कारण रहा था किसका, कि जो सेकेंड वेव इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी उसका। मतलब क्या था कि डेल्टा वेरिएंट से सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। अब जरा ये समझिए कि ये जो डेल्टा वेरिएंट रहा, मैं बार बार क्या है वो कोड वर्ड यूज़ ना करके मैं इसको डेल्टा वेरिएंट ही बोलूँगा, है ना, इस चीज़ से आप समझिएगा। तो डेल्टा, तो देखिए इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि जो डेल्टा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट को पहले तो जो हेल्थ एसोसिएटेड बॉडीज़ थे उन्होंने इसको रखा था वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में, एंड देन उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में। अब जरा इस चीज़ को समझिए कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक्चुअल में है क्या। तो देखिए यूएस डिपार्टमेंट जो रहा, यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट जो रहा, उसने कोरोना वायरस की सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए वेरिएंट्स का एक्सटेंट कितना है, वेरिएंट्स की इफेक्टिवनेस कितनी है और वेरिएंट्स की ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है, इस चीज़ को परखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पैनल तैयार किया। एंड इन दैट पैनल उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई। वायरस के इफेक्ट के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि वेरिएंट्स की 3 कैटेगरी बनाई, और उन 3 कैटेगरी के नाम कुछ इस तरीके से हैं कि पहली जो रही दैट वाज द वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी जो रही वो रहा था वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एंड तीसरी जो रही थी दैट वाज द वेरिएंट ऑफ हाईली कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अब इन तीनों में थोड़ा सा अंतर समझिए कि अंतर क्या रहता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो रहे, इसमें हम उन वेरिएंट्स को रखते हैं जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जरा समझिएगा कि जेनेटिक मेकअप में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक, मतलब क्या है कि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करने पर वायरस फैल रहा है, ओके, लेकिन उनका हॉस्पिटैलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, इलनेस है, सिकनेस है, लेकिन माइल्ड लेवल की, बहुत ज़्यादा हाई एक्सटेंट तक की बीमारी इससे नहीं फैल रही है। तब हम उस वायरस को या उस वेरिएंट को क्या रखते हैं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन आप इस तरीके से समझिए चीज़ों को कि अगर कोई भी वेरिएंट है जिसके जेनेटिक मेकअप में चेंज हुआ है, देखिए कोई भी चेंज ट्रांसमिसिबल कब होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, चाहे भले वो वायरस की क्यों ना हो, कब जाएगा कि जब जो चेंज है, जो म्यूटेशन है उसके जेनेटिक मटेरियल पर होने लगेगा, राइट। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में उस तरीके के वेरिएंट्स को रखते हैं जिनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनका हॉस्पिटैलिटी रेट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि जब तक पर्सन को हॉस्पिटल हेल्प प्रोवाइड नहीं होगी, जब तक उसको किसी भी तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होंगी, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में बाद में डाला गया। आप चीज़ों को ऐसे समझिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में अल्फा वेरिएंट को रखा गया, राइट, और इनिशियल टाइम पर इसके डेल्टा वेरिएंट को भी रखा गया, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही WHO की तरफ से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डेल्टा वेरिएंट को डाला गया, जस्ट बिकॉज कि इसका इफेक्ट पब्लिक पर बहुत ज़्यादा था। ये जो वेव थी, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाली, या जो डेल्टा वेरिएंट वाला जो स्ट्रेन है, ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में इन द दिसंबर 2020, इस तरीके से माना जाता है। एंड देन अप टू 14 जून ऑफ 2021 इट हैज़ रीच्ड 74 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इस तरीके से काम हुआ कि इतना ज़्यादा इसका एक्सटेंट फैला है। एंड देन तीसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज़ द वेरिएंट ऑफ हाईली कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला ऐसे समझिए कैटेगरी बनाएगी। वेरिएंट ऑफ हाईली कॉन्सिक्वेंसेस में आप उस तरीके के वायरसेस को रखते हैं कि जहाँ पर किसी भी तरीके की मेडिकल असिस्टमेंट लोगों को प्रोवाइड कराने पर भी किसी भी तरीके का रिजल्ट या इफेक्टिवनेस देखने के लिए नहीं मिलती है। डेल्टा वेरिएंट जो निकल करके आया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊं। डेल्टा वेरिएंट जो नया निकल करके आया, ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? क्वेश्चन ये अराइज होता है। बना ये तो सारी की सारी चीज़ है, तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में आपने इतनी सारी चीज़ें समझी। अब जरा एक चीज़ ये समझिए, सोचने वाली बात ये है कि जब इसका जो वाइल्ड स्ट्रेन आया था SARS-CoV-2 का, दैट वाज इन स्टार्ट फ्रॉम द वुहान, जो कि वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था, वो वाइल्ड स्ट्रेन था। वाइल्ड स्ट्रेन के बाद में वेरिएशंस हुए, वेरिएशंस होने के बाद में एक अल्फा स्ट्रेन भी बीच में निकल करके आया, देन डेल्टा स्ट्रेन आया, जिसकी वजह से सेकंड वेव क्या हुआ था, अराइज हुई थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अल्फा स्ट्रेन और जो डेल्टा स्ट्रेन निकल करके आया, दोनों में अंतर क्या रहा, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रहीं जिसने डेल्टा वेरिएंट को बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित करा दिया एज कम्पेयर टू अल्फा स्ट्रेन। तो जरा इन चीज़ों को समझिए। डेल्टा वेरिएंट जो था, डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन कुछ इस तरीके की हुए कि उसका जो स्पाइक प्रोटीन्स थे, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की शेप कुछ इस तरीके की होती है, तो उसमें इस चीज़ को समझिए कि इसके जो प्रोटीन्स हैं, राइट, इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स निकल करके आए, इनके स्पाइक प्रोटीन्स में क्या हुआ था, इनमें म्यूटेशन हुआ,
और म्यूटेशन किस तरीके का हुआ कि ये स्पाइक प्रोटीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स हमारे लंग्स में होते हैं मेजरली, है ना, जिनको क्या है एस रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। तो इन रिसेप्टर्स के साथ में ये प्रोटीन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, जस्ट लाइक की योर लॉक। ओके, तो इन्होंने ये जो स्पाइक प्रोटीन रहे वायरस के, इन्होंने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व किया कि ये बहुत ज़्यादा हाई एक्सटेंट तक हमारे रिसेप्टर प्रोटीन के साथ में क्या कर सके, बाइंड कर सके। और जितने ज़्यादा टाइटली ये बाइंडिंग होगी उतनी ही ज़्यादा वीकेंड हमारी इम्यूनिटी होगी, उतना ही ज़्यादा असर हमारी क्या होगा, बॉडी पर वायरस का देखने को मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा वायरस को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। सो दैट वाज द एक्चुअल कॉज, है ना, कि इस तरीके की म्यूटेशन होने की वजह से जो डेल्टा वेरिएंट रहा इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसका ऐसे समझिए कि ये जो बाइंडिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो गई, और इम्यूनिटी लो हो गई तो जाहिर सी बात है कि आपको वायरस या किसी भी तरीके की बीमारी का जो एक्सटेंट है बहुत हाई लेवल तक में देखने के लिए मिलेगा। नाउ दूसरी चीज़ समझिए कि चलिए वायरस तो इस तरीके से वायरस ने अपने आप को क्या किया, एडवांस किया, म्यूटेशन किया, वेरिएंट तैयार किया, और वो खतरनाक हो गया। फैला कैसे, इतने ज़्यादा हाई एक्सटेंट तक, इतना ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी रेट कैसे बढ़ा, इतने ज़्यादा यंगस्टर्स कैसे, उनकी डेथ कैसे हुई, जरा इस चीज़ को समझते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज निकल करके आता है कि डेल्टा वेरिएंट को फैलाने में जो सबसे बड़ा रोल था इंडिया में, दैट वाज द एसिम्प्टोमेटिक पर्सन। ओके, आप चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ करके देखिए। एसिम्प्टोमेटिक पर्सन कौन से हुए कि इस तरीके के पर्सन जिनके बॉडी में किसी भी तरीके के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, वायरस का किसी भी तरीके का असर नहीं दिख रहा है, किसी भी तरीके के लक्षण नहीं है, लेकिन इवन वैन उनके बॉडी के अंदर में वायरस क्या है, ग्रो कर रहा है, वायरस उनकी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है, वायरस उनके अंदर में पनप रहा है। अब इस तरीके के लोग क्या करते हैं, इस तरीके के लोग कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर कि उनके अंदर में खुद तो वायरस है लेकिन उनको अभी बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन वो दूसरों तक फैलाएंगे। और ये बहुत बड़ी क्या है कि ये आप इसको प्रॉब्लम ही समझिए। इंडिया के अंदर में क्या होता है कि जब तक हमको किसी चीज़ के सिम्टम्स ना देखें तब तक हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचते भी नहीं है। तो यही हुआ था, दैट वाज द एक्चुअल कॉज कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन, क्योंकि जब सिम्टम्स नहीं है तो पर्सन ये सोचेगा कि वो पूरे तरीके से ठीक है, और ठीक है तो वो फ्रीली मूव करेगा। ओके, आउटडोर इंडोर हर तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी, और इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने के बावजूद वो क्या होगा, मल्टीपल लोगों के कॉन्टेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेरिएंट पर्सन टू पर्सन इंटरैक्ट करने पर एक से दूसरे में ज़रूर फैलेगा। दूसरी चीज़, एक तो सबसे पहला कारण ये रहा, दूसरा क्या रहा था, वायरस का खुद का म्यूटेशन, कि वायरस ने ड्यू टू मल्टीपल म्यूटेशन अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि उसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बढ़ा था। मतलब समझिए ट्रांसमिसिबिलिटी रेट क्या हुआ कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किस एक्सटेंट तक वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसमिसिबिलिटी रेट डेल्टा वेरिएंट का बहुत ज़्यादा था। दूसरी चीज़ क्या रही थी कि में एक चीज़ और समझिए कि वायरस जो रहा डेल्टा वेरिएंट, तो डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के कंपेयर में इतना ज़्यादा खतरनाक रहने के पीछे एक और रीज़न ये था कि इसके अगेंस्ट में ये इसने रेजिस्टेंस डेवलप किया था। इसने वैक्सीन के, इसने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के या और दूसरे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट में क्या किया, रेजिस्टेंस डेवलप किया, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। रेजिस्टेंस डेवलप करने का मतलब ये नहीं है, अब आप ये समझिए कि वैक्सीन इसके अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। इंडिया में जो भी वैक्सीन चल रही है, दैट इज द कोवैक्सीन या कोविशील्ड, या फिर ये समझिए कि ब्रिटेन की जो वैक्सीन रही दैट इज द फिजर, मॉडर्ना, या फिर रशियन वैक्सीन जो रही स्पुतनिक, ये सारी की सारी वैक्सीन से क्या है, इस तरीके के वेरिएंट्स के अगेंस्ट में भी काम करती हैं, है ना। और वैक्सीन को तैयार इस तरीके से किया जाता है कि इन केस अगर किसी भी तरीके का वेरिएंट तैयार हो तो ये वैक्सीन की कोडिंग या वैक्सीन की कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत चेंज कर सके। जैसा कि गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने मल्टीपल ट्रायल्स किए, गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कैंपेन वगैरह किए, इतने ज़्यादा टेस्ट किए, एंड देन उसके बाद में इस रिजल्ट पर आया कि हाँ जी ये वैक्सीन भी क्या है, इफेक्टिव रहती है। तो मस्ट रिमेंबर दिस कंसेप्ट कि वैक्सीन इज द ओनली टूल दैट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मोर इन्फेक्शन, राइट। Vaccination is the only tool which can make sure that you will never get further infection, या फिर आप ऐसा करके समझिए कि वो आपको और ज़्यादा एक्सटेंट तक बीमारी किस लेवल तक फैल सकती है उससे बचा सकता है। तो वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई। नाउ दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ जो कि कंसर्न वाली बात है वो ये है कि थर्ड वेव इज ऑन द वे, राइट। ये चीज डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए है, इंफॉर्मेटिव सेशन है कि थर्ड वेव भी आ रही है।
लेकिन इसके बारे में आप ये समझिए कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू पैनल, ये वाली चीज भी साथ में निकल करके आ रही है कि ये थर्ड वेव उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू फर्स्ट वेव और सेकंड वेव हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। दूसरी चीज कि वैक्सीनेशन का रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है। अब क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है तो यहाँ पर बात होगी हर्ड इम्यूनिटी वाली। हर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी वाली जब चीज आ जाती है तो वायरस को इनडायरेक्टली वे में क्या कर दिया जाता है, चेन ब्रेक कर दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मल्टीपल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, दैट वाज ओनली द इंफॉर्मेटिव सेशन। इसमें डराने के लिए कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए था। तो ये थी प्रेजेंट सिचुएशन पर कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के ऊपर मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको सारी की सारी साइंटिफिक चीज़ों को बड़े ही सिंपली मैनर में समझाने की कोशिश करूं, सिर्फ इसलिए कि जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके, आप तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करता है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके के अगले एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। और वैक्सीनेशन ही एक ऐसा टूल है जो आपको और ज्यादा बीमार होने से बचा सकता है। तो किसी भी तरीके के मिथ्स में, किसी भी तरीके की झूठी बातों में ना आए और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।